इतिहास का सबसे ताकतवर साइबर मेचा बनने के लिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक गोबर के कीड़े को खरीदने में लगा दी और उसकी घिनौनी शक्ल को बर्दाश्त करते हुए सबके सामने उसे एक ही झटके में निगल लिया। ये देखकर सब लोग मुझ पर हंसे। उन्हें लगा मैं सच में पागल हो गया हूं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जल्द ही दुनिया का अंत होने वाला है और एक मेचा सर्वनाश आने वाला है। दुनिया के आधे लोग उस आखिरी वक्त में जो खाना खाएंगे, उसी से उनका अपना ताकतवर मेचा जागृत होगा। किसी ने कबूतर खाया तो उसके मेचा को आसमान में उड़ने वाले पंख मिल गए। किसी ने कोमोडो ड्रैगन खाया तो वो दुनिया का सबसे खूंखार मेचा बन गया। यहां तक कि एक आदमी ने ताकत बढ़ाने वाली गोली खाकर ऐसा मेचा हासिल किया जो एक मुक्के में पूरे ग्रह को हिला सकता था। पिछले जन्म में मैंने एक भुनी हुई मुर्गी खाई थी और एक पानी वाला मेचा हासिल किया था, लेकिन वो बहुत ही बेकार था। कुछ धोखेबाजों ने मुझे घेर कर मार डाला था। अब जब मुझे दूसरा जन्म मिला है तो मेरा सबसे पहला काम है दुनिया के सबसे ताकतवर कीड़ों को जल्दी से जल्दी खाना। अगर मैं पहले ही उनके नमूने जमा करके उनकी ताकत हासिल कर लूं तो मैं दुनिया से बुराई का खात्मा करके यहां का राजा बन सकता हूं। तभी मुझे याद आया कि पिछले जन्म में एक कीड़ों की प्रदर्शनी में नीलामी हुई थी। वहां एक ऐसा कीड़ा था जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। मैं तुरंत टैक्सी पकड़कर उस एग्जीबिशन में पहुंच गया। क्योंकि यह शहर में पहली बार हो रहा था, इसलिए भीड़ बहुत थी, लेकिन लोगों को उस सुनहरे पीठ वाले गोबर के कीड़े में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ कुछ ही लोगों ने बोली लगाई। मैंने आवाज लगाई, 8,000। तभी चश्मा पहने और शर्ट पैंट में एक आदमी खड़ा हुआ। उसे लोग बग फैन कहते थे और वो उस इलाके का एक मशहूर इंसान था। जब उसने देखा कि बोली 8,000 तक पहुंच गई है तो बाकी लोग पीछे हट गए, क्योंकि ये उनकी हैसियत से बाहर था। ऑक्शनर ने गिनना शुरू किया, 8,001, 8,002। रुको, मैं 10,000 देता हूं। जैसे ही ऑक्शनर हथौड़ा मारने वाला था, मैंने लोगों की अजीब नजरों के बीच बोली लगा दी और सीधा स्टेज के पास चला गया। जहां एक चींटी अपने वजन से 400 गुना ज्यादा उठा सकती है, वहीं एक गोबर का कीड़ा अपने वजन से 1,141 गुना ज्यादा उठा सकता है। अगर मैं इसके जीन डीएनए को सोख लूं तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे अचानक बीच में कूदने से बग फैन बहुत चिढ़ गया और उसने बोली बढ़ाकर 10,500 कर दी। मैंने तुरंत कहा, 15,000। मेरी इतनी बड़ी बोली सुनकर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और मजाक उड़ाते हुए पूछा, ये कीड़ा इतना भी खास नहीं है, तुम इसे खरीद कर क्या करोगे? मैंने शांति से जवाब दिया, खाऊंगा। मेरी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बग फैन पहले तो चौंका, फिर सबके साथ जोर जोर से हंसने लगा। ये आदमी पक्का पागल है, इसे 8,000 में ही दे दो। यह सुनकर ऑक्शनर भी थोड़ा नाराज हो गया और बोला, सर, अगर आप यहां तमाशा करने आए हैं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। मैंने बिना कोई बकवास किए सीधा अपना बैंक कार्ड निकाल कर कहा, क्या मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूं? ऑक्शनर ने शक के साथ कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट हो जाने पर खुशी से झूम उठा। जब किसी और ने बोली नहीं लगाई तो उसने जोर से हथौड़ा मार दिया। लोग मजे ले रहे थे। कनखजूरे खाने वाले देखे, बिच्छू खाने वाले देखे, पर अब गोबर का कीड़ा खाने वाला भी आ गया। इसे डर नहीं लगता कि यह मर जाएगा? हा हा। सब लोग मुझे किसी बेवकूफ की तरह देख रहे थे। उन्हें मेरा इतना पैसा बर्बाद करना समझ नहीं आ रहा था। बग फैन ने ताना मारा, सिर्फ बातें मत बनाओ, हिम्मत है तो सबके सामने इसे खाकर दिखाओ। मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं उसे इग्नोर करने ही वाला था, तभी मेरी नजर उसके हाथ में रखे एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी। उसमें एक काले और सफेद रंग का कीड़ा था। ये आयरन क्लैड बीटल तुम्हारा है? मैंने पूछा। आयरन क्लैड बीटल का बाहरी खोल कीड़ों की दुनिया में सबसे मजबूत होता है। आम कीड़ों की तरह ये पैरों तले आसानी से कुचला नहीं जाता, बल्कि ये गाड़ियों के पहियों का वजन भी सह सकता है। अगर गोबर के कीड़े से मुझे ताकत मिलेगी तो इस आयरन क्लैड बीटल से मुझे सबसे मजबूत ढाल मिलेगी। उसने अकड़कर कहा, हाँ मेरा है तो क्या? मैंने कहा, अगर ये तुम्हारा है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं अभी सबके सामने इस गोबर के कीड़े को खाऊंगा और बदले में तुम्हें ये आयरन क्लैड बीटल मुझे देना होगा। यह सुनकर बग फैन थोड़ा झिझका। आयरन क्लैड बीटल बहुत कीमती था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वहां इतने सारे लोग थे जिनमें से कई उसे जानते थे, इसलिए वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, दे दूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम में इसे खाने की हिम्मत है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने उस गोबर के कीड़े को उठाया। पिछले जन्म में मैंने जो अजीबोगरीब चीजें खाई थीं, उनके मुकाबले यह तो बहुत अच्छा खाना था। खाओ, कहीं डर तो नहीं गए? ये सिर्फ एक गोबर का कीड़ा ही तो है। अगर हिम्मत नहीं है तो खुद पर जबरदस्ती मत करो। बग फैन ने फिर उकसाया। मैं मुस्कुराया और बिना कुछ सोचे समझे उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया और चबाने लगा।
ये देखकर वहां खड़े सभी लोगों की बोलती बंद हो गई। एक ही घूंट में उसे निगलने के बाद मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे आयरन क्लैड बीटल देने का इशारा किया। बगफैन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बेमन से वो बॉक्स मुझे दे दिया। जैसे ही मैंने बॉक्स पकड़ा, एक नौजवान अपने 2 तगड़े बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गया। रेड लिजर्ड मेचा। मुझे तुरंत याद आ गया कि यह वही नौजवान था जो भविष्य में पूरे शहर का सबसे बड़ा बॉस बनने वाला था। इसका रेड लिजर्ड मेचा बहुत खतरनाक था। जब वो हमला करता था तो एक पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता था। सर्वनाश के शुरुआती सालों में मैं इसी के गुंडों के चंगुल में फंसा हुआ था। अगर मैं खाना ढूंढने के बहाने जान पर खेलकर वहां से नहीं भागता तो कब का इनकी कैद में कंकाल बन चुका होता। ठीक उसी वक्त मेरे कानों में एक रोबोट जैसी आवाज गूंजी। सुनहरे पीठ वाले गोबर के कीड़े के जीन पूरी तरह सोख लिए गए हैं। टीयर 1 बग सोल्जर मेचा अब टाइटन मेचा के रूप में अपग्रेड हो गया है। अपने टाइटन मेचा की ताकत देखकर मैं खुशी से पागल हो गया। भले ही बाकी चीजें थोड़ी कम थीं, लेकिन सिर्फ इसकी शारीरिक ताकत ही कई बड़े बड़े मेचा को हराने के लिए काफी थी। और तो और इसमें एक गजब का गॉड लेवल फीचर भी था जो सीधा 50% एक्स्ट्रा ताकत देता था। यह सोचकर मैंने तुरंत बग फैन के हाथ से आयरन क्लैड बीटल ले लिया। एन होंगहाई ने यह सब देखा और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अरे भाई, ये कीड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके दोगुने पैसे दूंगा, क्या कहते हो? मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। आसपास भीड़ बढ़ने लगी थी और मैं वहां से निकलना चाहता था। मैंने कहा, वो कीड़ा मुझे दे दो, बहरे हो क्या? जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा तो एन होंगहाई ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को मुझे रोकने का इशारा किया। उन गुंडों को सामने देखकर मेरा खून खौल उठा। मेरे पिछले जन्म का सारा गुस्सा मेरी आंखों में साफ दिखने लगा। मेरी उस खौफनाक नजर से वो दोनों बॉडीगार्ड्स डर के मारे वहीं के वहीं सुन्न पड़ गए। बड़ी हिम्मत है बे, आज तक इस शहर में मुझे सबके सामने बेइज्जत करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उसने मेरे एकदम करीब आकर बदतमीजी से मेरे हाथ से बॉक्स छीनने की कोशिश की। मैंने उल्टा हाथ मारकर उसका हाथ झटक दिया और बिना पीछे मुड़े वहां से जाने लगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे। एन होंगहाई का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को घूर कर देखा। एक बॉडीगार्ड ने पीछे से मुझे जोरदार लात मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी लात मुंह तक पहुंचने वाली थी, मेरे पीछे अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी। अगले ही पल 3 मीटर ऊंचा काले और सुनहरे रंग का एक बेहद शानदार और खूंखार मेचा हवा में प्रकट हो गया। जैसे ही मेचा सामने आया, एक भयानक दबाव की लहर चारों तरफ फैल गई। मैंने तेजी से घूमकर एक ही मुक्के में दोनों बॉडीगार्ड्स के पैर तोड़ दिए। यह खौफनाक नजारा देखकर कई लोगों की टांगें कांपने लगीं। मैं एन होंगहाई के सामने आकर खड़ा हो गया। इतने विशालकाय मेचा को देखकर वो अंदर से पूरी तरह हिल चुका था, लेकिन फिर भी अपनी झूठी शान दिखाते हुए बोला, दोस्त, बात कर लेते हैं। मान लो कि अभी जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। हम दोस्त बन सकते हैं। मैंने एक तंज भरी हंसी हंसी और अपने मेचा का विशालकाय हाथ हवा में उठा लिया। पहाड़ जैसा एक भयानक दबाव उस पर पड़ा। एन होंगहाई से सह नहीं पाया और धराम से जमीन पर गिर पड़ा। इतने खौफनाक राक्षस को सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन मैंने उस पर हमला नहीं किया। आखिर अपने मेचा को और ताकतवर बनाने के लिए मुझे बाद में मेचा कोर की जरूरत पड़ने वाली थी। अगर मैं इसे अभी मार दूंगा तो भविष्य का एक बहुत बड़ा फायदा बर्बाद हो जाएगा। टेंशन मत ले, मेरा अभी कोई तमाशा करने का इरादा नहीं है, फिर कभी मिलेंगे, मैंने कहा और एक लंबी छलांग लगाकर वहां से बहुत दूर निकल गया। मुझे दूर जाते देख एन होंगहाई की आंखों में खूंखार गुस्सा भर आया। तुझे याद रखूंगा मैं। एक लोहे का सूट पहनकर मुझ पर रौब झाड़ रहा है। जब मेरी आर्मी यहां आएगी तो तेरा ये कबाड़ तो क्या, बड़े बड़े राक्षसों को भी मैं धूल में मिला दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक बार तबाही शुरू होने के बाद दुनिया का पूरा माहौल बदल जाएगा। उस समय इंसान के बनाए सारे हथियार सिर्फ कबाड़ बन जाएंगे। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, अपना खुद का मेचा। एग्जीबिशन से निकलने के बाद मैंने तुरंत अपना मेचा फॉर्म हटाया और अपने घर वापस आ गया। मैंने एक पैन में तेल गरम किया, आयरन क्लैड बीटल को उसमें डाला और ऊपर से थोड़ा जीरा और लाल मिर्च छिड़क दी। ये मजबूत कीड़ा मेरे दांतों के बीच किसी अंडे के छिलके की तरह टूट रहा था और मैंने झटपट उसे खा लिया। उसे निगलते ही मेरी आंखों के सामने एक स्क्रीन आ गई। आयरन क्लैड बीटल का जीन हासिल कर लिया गया है। मेचा में बदलाव हो रहे हैं। समय 9 मिनट 58 सेकंड। मुझे समझ आ गया कि मेरा शुरुआती मेचा अभी बहुत बेसिक है।
इसे और ताकतवर बनाने के लिए मुझे ऐसे ही और जीवों के जीन जमा करने होंगे। हालांकि पूरी दुनिया में असली तबाही परसों से शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी से ही कई जानवरों और जीवों में अजीब से बदलाव आने शुरू हो गए थे। मुझे पता था कि तबाही शुरू होने के बाद ये जानवर कितनी तेजी से बदलेंगे। बाद में तो दूसरे ग्रहों की खतरनाक सेनाएं और भगवान कहे जाने वाले लोग भी दुनिया पर हमला करने वाले थे। अगर मैं उनकी शक्तियां सोख लूं, तो शायद मैं उन देवताओं को भी खत्म कर दूंगा। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने मेरी मकान मालकिन खड़ी थी। कहां देख रहे हो? कितने घटिया इंसान हो तुम, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कल के कल मेरा किराया दे देना और मेरे घर से बाहर निकल जाना, समझे तुम? मैंने उसे बड़ी अजीब नजरों से देखा और शांति से कहा, कल अभी आया नहीं है, इतनी जल्दी क्या है? मुझे पता था कि शायद कल तक उसके पास वो पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी ही ना बचे। मेरी बेपरवाह बातें सुनकर वो और ज्यादा भड़क गई, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बकवास पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तभी मेरे दिमाग में एक और आवाज गूंजी। आयरन क्लैड बीटल का जीन पूरी तरह से जुड़ चुका है। मेचा अब हेवनली प्रिजन मेचा में अपग्रेड हो गया है। ये मेचा मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसमें 50% डैमेज को रोकने की ताकत थी। साथ ही इसमें 20% एलिमेंटल रेजिस्टेंस भी था, जिसका मतलब था कि मैं आग, पानी, बिजली या हवा जैसे इससे पहले कि मैं खुश हो पाता, सिस्टम की एक और आवाज आई। चेतावनी, अगर आप कीड़ों के 3 और अलग अलग जीन को सोख लेते हैं, तो आप मेचा के सभी रूपों को आपस में मिला सकते हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। यह तो सच में गॉड लेवल की ताकत थी। अगर मैं सारी शक्तियों को एक में मिला दूं, तो मेरी कोई भी कमजोरी नहीं बचेगी। मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम सुन रहे हो या नहीं? मकान मालकिन अभी भी चिल्ला रही थी। अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। क्या म्यूटेशन अभी से शुरू हो गया? मैं अंदर ही अंदर चौंक गया। उसी पल मेरे पीछे से मेचा ने अपने आप निकलकर मेरे पूरे शरीर को लोहे के एक अभेद्य कवच की तरह ढंक लिया। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मकान मालकिन की आवाज अब कुछ अजीब तरह से बदल रही थी। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उसके शरीर का मांस खौफनाक तरीके से बढ़ने लगा और पलक झपकते ही वो 3 मीटर ऊंची एक विशाल और भयानक राक्षसी में बदल गई, जिसके हाथ में धारदार पंजे थे। अगले ही सेकंड उसने अपने नुकीले पंजों से मुझ पर एक जानलेवा हमला कर दिया। अपने पिछले जन्म के लड़ाई के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए मैंने बड़ी आसानी से खुद को बचा लिया। उसके पंजे मेरे पास से गुजरे और पीछे की मजबूत कंक्रीट वाली दीवार में ऐसे धंस गए जैसे कोई चाकू मक्खन को काट रहा हो। जब उसका पहला वार खाली गया, तो उसने अपने पंजे बाहर निकाले और फिर से मुझ पर टूट पड़ी। लेकिन इस बार मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरे हेवनली प्रिजन मेचा की सुरक्षा कितनी मजबूत है। धड़ाम! उसके पंजे मेरे मेचा से टकराए और एक तेज चुभने वाली आवाज आई। इस जोरदार टक्कर से उस राक्षसी के हाथों का मांस बुरी तरह फट गया और उसके नाखून चकनाचूर हो गए। लेकिन मेरे मेचा पर एक खरोंच तक नहीं आई। मेचा के अंदर बैठे हुए मुझे तो कोई झटका तक महसूस नहीं हुआ। मेरे मेचा की ताकत सच में कमाल की थी। अब मेरी बारी है, मैंने मन ही मन कहा और एक झटके में उस राक्षसी को धक्का देकर दीवार पर दे मारा। फिर मैंने तुरंत अपना रूप बदलकर टाइटन मेचा किया और एक ही मुक्के में उसका सिर चकनाचूर कर दिया। उस म्यूटेंट को मारते ही मुझे एक एजिलिटी ब्लड कोर मिला। मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी थी कि मुझे रफ्तार बढ़ाने वाली चीज मिल गई। मैंने अपने हाथ से उसे हल्का सा दबाया। कड़क की आवाज के साथ वो पत्थर टूट गया और उसमें से गाढ़र लाल खून निकलकर मेरे मेचा पर गिरने लगा। खून सोखते ही मेरे सिस्टम ने बताया कि मेरी रफ्तार 1 पॉइंट बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मेरी रफ्तार काफी कम थी। मैंने सोचा अगर रफ्तार बढ़ानी है तो मुझे दुनिया के सबसे तेज कीड़ों को ढूंढना होगा। सोचने पर मुझे 2 नाम याद आए, एक टाइगर बीटल और दूसरा ड्रैगन फ्लाई। अगर सिर्फ स्पीड की बात करें तो ड्रैगन फ्लाई ज्यादा तेज है और वो उड़ भी सकती है, लेकिन आसमान का रास्ता जमीन से ज्यादा खतरनाक और मुश्किलों से भरा है। अपनी जान को खतरे में न डालते हुए मैंने फिलहाल के लिए उसे छोड़ दिया
और टाइगर बीटल को चुनने का फैसला किया। एक टाइगर बीटल 1 सेकंड में अपने शरीर की लंबाई से 171 गुना ज्यादा दूरी तय कर सकता है। अगर इसे मेरी 1.8 मीटर की हाइट के हिसाब से देखा जाए तो मेरी स्पीड आवाज की गति को भी पार कर जाएगी। अभी मैं और कीड़ों के बारे में जानकारी ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे कंप्यूटर टेबल पर रखा मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। मैंने हैरानी से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा, क्या आप मिस्टर हुआंग टिंग बात कर रहे हैं? मैंने रूखेपन से कहा, जो बकवास करनी है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कहा, मेरा नाम चू जियाजेन है। मुझे आपके पास मौजूद वो चीज बहुत पसंद आई और यहां कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही हैं। शायद आपको इसका कारण पता हो। चू जियाजेन, ये तो निंगचंग शहर का सबसे अमीर आदमी था, जिसका प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा बिजनेस था। उसने मुझे अपने यहां आने का न्योता दिया और पूछा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहां आए, आपका क्या ख्याल है? मैंने तुरंत हां कर दी। आखिर अभी मैं अकेला था और मेरी ताकत भी कम थी। अगर मेरे पीछे कोई बड़ा आदमी हो तो इस मुसीबत के वक्त में चीजें आसान हो जाएंगी। और मैंने सुना था कि चू जियाजेन के पास एक बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, जहां अनगिनत कीड़े मकोड़े हैं। एक तरफ मुझे उसका सहारा मिल जाएगा और दूसरी तरफ वहां मुझे अपना टाइगर बीटल भी मिल सकता है। ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात थी। सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर मैं उस बॉटेनिकल गार्डन में पहुंच गया। वहां एक मशरूम के आकार के टेंट के नीचे सूट बूट पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। यही चू जियासेन था। उसके बगल में पोनीटेल बांधे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उनके पीछे लगभग 40 बॉडीगार्ड काले कपड़ों में छुपकर हर तरफ नजर रखे हुए थे, जो किसी भी हुक्म के लिए तैयार थे। चू जियाजेन मुझे लगातार देख रहा था। मुझे इतना शांत देखकर उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे मुझ में एक टक्कर का इंसान नजर आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा दिलचस्प है मिस्टर हुआंग, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है। मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे सिर्फ हुआंग टिंग बुलाओ। मैं यहां 2 वजहों से आया हूं। पहला, तुम्हारी उन अजीब घटनाओं को देखने, और दूसरा, मुझे तुम्हारी जगह का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दुनिया का अंत बहुत करीब है। चू जियाजेन थोड़ा हंसा। दुनिया का अंत? लगता है तुमने फिल्में बहुत ज्यादा देख ली हैं। मैंने गंभीरता से कहा, मुझे आजमाने की कोशिश मत करो बॉस चू। जब तक तुम मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बल्कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। यह सुनकर चू जियाजेन थोड़ा झेंप गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतने सीधे मुंह जवाब दिया था। उसने बात घुमाते हुए कहा, तो क्या दुनिया के खत्म होने वाली बात सच है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अजीब घटनाएं उसी से जुड़ी होंगी। मेरा कॉन्फिडेंस देखकर वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर हम दोनों को गार्डन के कोने में बनी एक अजीब सी इमारत के पास ले गया। उसके दरवाजे पर 10 हथियारबंद बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। बॉस, हालात ठीक नहीं है। उनके लीडर आ लियांग ने आगे आकर एक टैबलेट दिया। उसमें 4 कैमरों की फुटेज दिख रही थी, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने पहली स्क्रीन देखते ही पहचान लिया कि वे आम खून के प्यासे म्यूटेंट थे। उनका कोई दिमाग नहीं होता, वे बस भूखे होते हैं और जो भी जिंदा चीज दिखे उसे खा जाते हैं, यहां तक कि अपनों को भी। लेकिन चौथी स्क्रीन बहुत ही अजीब थी। उसमें लगभग 2 मीटर लंबी एक विशाल औरत थी। वो एक एलीट लेवल का म्यूटेंट थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तबाही पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही एलीट म्यूटेंट पैदा हो गए हैं। चू जियाजेन ने बताया, वो मेरे बॉडीगार्ड्स की लीडर थी। कल से ही वो अजीब हरकतें कर रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे यहां कैद करना पड़ा। मैंने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा, क्योंकि इन म्यूटेंट को मारकर मुझे ताकत बढ़ाने वाली चीजें मिल सकती थीं। मैं ये मौका कैसे छोड़ सकता था? रुको, यहां अंदर जाना मना है। आ लियांग ने मुझे रोक दिया। चू जियाजेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आ लियांग, हमारे मेहमान के साथ बदतमीजी मत करो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, माफ करना, वो बस तुम्हारी सुरक्षा को लेकर परेशान है। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल मेरे दिमाग के एक इशारे पर मेरे शरीर पर एक शानदार काले और सुनहरे रंग का विशालकाय टाइटन मेचा प्रकट हो गया।
इतने विशाल और खतरनाक रोबोटिक सूट को देखकर चू जियाजेन के पसीने छूट गए और उसकी सारी शांति गायब हो गई। उस लड़की की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वो खुद मटेरियल साइंस पढ़ती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा ये सूट किस चीज का बना है। तभी अचानक अंदर से धड़ाधड़ गोलियां चलने की आवाज आई। साथ ही राक्षसों की भयानक दहाड़ें और लोगों के चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। गड़बड़ है। चू जियाजेन और आ लियांग के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें पता था कि वे राक्षस कितने खतरनाक हैं। बॉस, हमें यहां से भागना चाहिए। अगर अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी, आ लियांग ने घबराते हुए कहा। दरअसल रूम नंबर 2 में बंद राक्षस दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया था और अंदर मौजूद गार्ड्स को बेरहमी से चीर फाड़कर खा रहा था। जैसे जैसे वो लाशों को खा रहा था, उसकी ताकत और बढ़ती जा रही थी। बाकी बचे हुए गार्ड्स ने हार मान ली थी और अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भाग रहे थे। लेकिन उसी वक्त जहां एक तरफ सब लोग अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहे थे, मैं अपने काले और सुनहरे मेचा में शान से उन भागते लोगों के बीच से होकर उस खौफनाक इमारत के अंदर की तरफ बढ़ रहा था। अगले खतरनाक पार्ट के लिए अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।